स्टूडेंट्स, मैं ब्रेनी लौट आया हूँ आप सबके साथ आज एक नए टॉपिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट साइकोजेनिक अप्रोच यानी कि मनोजात दृष्टिकोण। इस लेक्चर में हम लोग अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम ऑन। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग इस एरा के कुछ प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों की एक झलक देख रहे हैं। पहले हैं शार्को, दूसरे हैं फ्राइड, थर्ड हैं युंग, चौथे एडलर, पांचवी हैं कैरन हॉर्नी और आखिरी हैं एरिक फ्रम। और आप ये भी जान लीजिए कि इन सब में से फ्राइड का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हिप्नोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हिप्नोसिस का योगदान रहा साइकोजेनिक दृष्टिकोण अप्रोच में के विकास में, लेकिन हिप्नोसिस को भी जानना अति आवश्यक है। हिप्नोसिस एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सोना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स ब्रैग, जिन्होंने 1840 में इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने समझाया कि कैसे कुछ समय के लिए हम नेचुरल तरीके से अपने अवचेतन मन को खोल सकते हैं। हिप्नोसिज्म हमारी चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सम्मोहित व्यक्ति का पूरा ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाता है और अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति उसकी जागरूकता कम हो जाती है। इस समय सम्मोहित व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के प्रभाव में आ जाता है और उसके दिए निर्देशों का पालन करने लगता है। इसका उपयोग कहाँ क्या होता है, हिप्नोसिज्म का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसके जरिए मानव मस्तिष्क की अनेक क्षमताओं को बाहर लाया जा सकता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में मनचाहा बदलाव किया जा सकता है। याददाश्त चले जाने की स्थिति में हमारी मेमोरी और चेतन मस्तिष्क के किसी कोने में रहती है। इसे वापस लाने के लिए सम्मोहन की मदद दी जा सकती है। नेक्स्ट है, जटिल ऑपरेशन को सरल बनाया जा सकता है। जटिल ऑपरेशन को सरल बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम व्यक्तित्व में बेहतर बदलाव और सुधार के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग हम अच्छी आदतें बनाने में कर सकते हैं। लेकिन आजकल सम्मोहन का इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। ऐसा करके मरीज के दिमाग से डर और घबराहट को दूर किया जा सकता है। अब आगे हम बताएंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने अनुसंधान किए और उन्होंने इसके बारे में अपना अपना विचार दिया। इसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है शार्को, जिन्होंने 1885 से 1893 में, पहले तो उन्होंने इस मत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में ये इसका समर्थक बन गए और इन्होंने चिकित्सा में हिप्नोसिस का उपयोग करने लगे। शार्को इससे काफी प्रभावित हुए और साइकोजेनिक अप्रोच को अपने जीवन में एक एक्टिव रोल के रूप में उन्होंने अपना एक सक्रिय योगदान दिया।
उन्होंने अपने विचार में बताया कि मानसिक रोग का कारण मानसिक विकृति होता है। उन्होंने उन्माद का उपचार सम्मोहन के द्वारा शुरू किया और उन्होंने विचार प्रकट किया कि स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी उन्माद के शिकार हो सकते हैं। और आगे एक और मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषण सिद्धांत के संस्थापक थे, जबकि उनके विचारों को उस समय चौंकाने वाला माना गया था और आज भी बहस और विवाद पैदा करना जारी है। उनके काम का मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, वित्त विज्ञान, साहित्य और यहाँ तक कि कला सहित कई विषयों पर गहरा प्रभाव था। सिगमंड फ्रायड ने दिमाग के 3 स्तर बताए हैं। पहला है चेतन, अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। तो पहला चेतन। चेतन मन क्या है? चेतन मन में उन सभी विचारों, यादों, भावनाओं और इच्छाओं का समावेश होता है जिनके बारे में हम किसी भी समय अवगत होते हैं। यह हमारे मानसिक प्रसंस्करण का पहलू है जिसे हम तर्कसंगत रूप से सोच और बात कर सकते हैं। इसमें हमारी मेमोरी भी शामिल है जो हमेशा चेतना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और जागरूकता में लाया जा सकता है। दूसरा है अर्धचेतन। अर्धचेतन में कुछ भी होता है जो संभावित रूप से चेतन मन में लाया जा सकता है। तीसरा है अचेतन। अचेतन मन भावनाओं, विचारों, आग्रहों और स्मृतियों का भंडार है जो हमारी जागरूकता के बाहर है। अचेतन में ऐसी सामग्री होती है जो अस्वीकार या अप्रिय होती है, जैसे दर्द, चिंता या संघर्ष की भावनाएं। अब फ्रायड ने चेतन मन के बारे में विस्तार से बताया है। चेतन मन क्या है, चेतन मन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। क्योंकि चेतना को किसी चीज के बारे में जागरूकता होने के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है, इसलिए यह मन को कॉल करने में सक्षम है। यह केवल उन घटनाओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सरल होगा जिन्हें हम मानव मन की गतिविधियों के रूप में याद कर सकते हैं। जबकि मानव मन की तिगरी में एक महत्वपूर्ण भागीदार चेतन मन हमारे लिए एक स्कैनर के रूप में कार्य करता है। यह एक घटना का अनुभव करेगा, प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता को ट्रिगर करेगा और फिर घटना के महत्व के आधार पर इसे या तो अचेतन या मानव मन के अवचेतन क्षेत्र में संग्रहित करेगा जहां यह हमारे लिए उपलब्ध है। चेतन मन की क्षमताओं को संबोधित कर सकने वाले 2 कार्य हैं। पहला, अपने ध्यान को निर्देशित करने की इसकी क्षमता। दूसरा है इसकी कल्पना करने की क्षमता जो वास्तविक नहीं है। अब नेक्स्ट है अर्धचेतन मन। तो फ्रायड ने अर्धचेतन मन में के बारे में बताया कि इसमें त्वरित याद के लिए आवश्यक किसी भी हाल की यादों के लिए भंडारण बिंदु है, जैसे कि आपका टेलीफोन नंबर या आपके द्वारा मिले व्यक्ति का नाम। यह वर्तमान जानकारी भी रखता है जो आप हर दिन उपयोग करते हैं, जैसे कि आपके वर्तमान आवर्ती विचार, व्यवहार पैटर्न, आदतें और भावनाएं। मन शरीर के अनुभव का काम फ्रायड का अर्धचेतन मन की यादृच्छिक अभिगम स्मृति रैम के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार अर्धचेतन मन को सपने और स्वचालित विचारों के स्रोत के रूप में देखा गया है। भूली हुई यादों का भंडार यह है और निहित स्थान का ज्ञान है। तीसरा है अचेतन मन।
फ्रायड ने अचेतन मन के बारे में बताया कि अचेतन मन वह है जहाँ हमारी सभी यादें और अतीत के अनुभव रहते हैं। ये वे यादें हैं जो आघात के माध्यम से दमित की गई हैं और जिन्हें केवल जानबूझकर भुला दिया गया और अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह इन यादों और अनुभवों से है कि हमारी मान्यताएं, आदतें और व्यवहार बनते हैं। पहले की चित्रण की समीक्षा अचेतन को दर्शाती है, जो अवचेतन के तहत मन में एक परत गहरी बैठी है। यद्यपि अवचेतन और अचेतन का एक दूसरे से सीधा संबंध होता है और समान चीज़ों से निपटते हैं, अचेतन मन वास्तव में तहखाने, भूमिगत पुस्तकालय हैं। यदि आप चाहें तो अपनी सभी यादों, आदतों और व्यवहारों के अनुसार यह आपके सभी गहरे बैठे भावनाओं का भंडार है जो जन्म के बाद से प्रोग्राम किए गए हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिखाता है कि यहाँ है अचेतन मन में कि मनोविश्लेषण के उपयोग के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन हो सकता है। अब इस प्रकार हम आगे ईड, ईगो तथा सुपर ईगो के बारे में बताएंगे। पहले ईड। ईद इच्छाओं की जननी है। ईद व्यक्तित्व का सबसे बुनियादी हिस्सा है। यह भोजन और सेक्स की इच्छा की तरह हमारे सबसे अधिक पशुवत आग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। ईद हमारी इच्छा और ज़रूरतों के लिए तत्काल संतुष्टि चाहता है। अगर ये ज़रूरतें या चाहते पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंतित या क्रोधित हो सकता है। ईद के बारे में हम उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी, उसने पानी के गिलास को फिर से भरने के लिए सर्वर की प्रतीक्षा करने के बजाय वह मेज के पार पहुंच गया और दूसरे व्यक्ति के पानी के गिलास से लेकर उनके आश्चर्य तक खा गए। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल है ईट का। एक भूखा बच्चा तब तक रोया जब तक वह खिलाया नहीं गया। अब नेक्स्ट है ईगो। ईगो का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार वास्तविकता से संबंधित है। ईद की इच्छाओं को इस तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया में सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। इसका मतलब यह हो सकता है कि संतुष्टि में देरी और तनाव से छुटकारा पाने में मदद करने से ईड को लगता है कि अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अहंकार मानता है कि अन्य लोगों की ज़रूरतें भी हैं और चाहते भी हैं और स्वार्थी होना लंबे समय में अच्छा नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति को प्यास लगा है, हालांकि वह जानता है कि उसका सर्वर जल्दी उसके पानी के गिलास को फिर से भरने के लिए वापस आ जाएगा, इसलिए वह तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि उसे पीने के लिए नहीं मिला। हालांकि वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति के गिलास से ही पीना चाहता था। नेक्स्ट है तीसरा पहलू, सुपर ईगो। सुपर ईगो अंतिम विकसित होता है और सही और गलत के बारे में नैतिकता और निर्णय पर आधारित होता है। भले ही किसी चीज़ के बारे में उसी निर्णय पर सुपर ईगो और अहंकार पहुंच सकते हैं। उस निर्णय के लिए सुपर ईगो का कारण नैतिक मूल्यों पर अधिक आधारित होता है, जबकि अहंकार का निर्णय दूसरों पर क्या सोचते हैं या किसी कार्रवाई के परिणाम क्या हो सकते हैं इस पर अधिक आधारित होते हैं। सुपर ईगो को एग्जाम्पल के द्वारा बढ़िया से समझा जा सकता है। जैसे
मोहन को पता था कि वह काम से आपूर्ति चुरा सकता है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता होगा। हालांकि वह जानता था कि चोरी करना गलत है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं लेने का फैसला किया, हालांकि वह शायद कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अगला इस एग्जाम्पल है, मैरी ने प्रश्न 12 का परीक्षण करने का उत्तर याद नहीं किया, भले ही उसने अध्ययन किया हो। नैट कक्षा में सबसे चतुर बच्चा था और जहां से मैरी बैठी, उसने उसके जवाबों को देखा। अगर उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया, जब श्रीमती आर्चर ने उसे वापस कर दिया तो मैरी ने लगभग धोखा दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया क्योंकि वह जानती थी यह गलत है। इसके बजाय मैरी ने जवाब में एक अनुमान लगाया और फिर अपने पेपर में बदल गया। अब साइकोजेनिक अप्रोच के बारे में युंग का विचार भी महत्वपूर्ण है। युंग फ्रायड के शिष्य थे। युंग ने यद्यपि फ्रायड के मत को बहुत अंशों में स्वीकार किया, तथापि कुछ स्तरों पर उसने अपनी व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत की। उसने फ्रायड के अचेतन तथा उसके महत्व को स्वीकार किया, लेकिन उसने व्यक्तिगत तथा सामूहिक या जातीय दो प्रकार के अचेतन को स्वीकार किया। इस प्रकार युंग का अचेतन फ्रायड के अचेतन से कहीं अधिक विस्तृत है। फ्रायड का दूसरा महत्वपूर्ण शिष्य एडलर था। युंग की तरह एडलर ने भी अपनी व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत की। वह फ्रायड की काम शक्ति की प्रधानता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि जीवन शैली स्टाइल ऑफ लाइफ को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह फ्रायड के अचेतन और उसके महत्व को भी स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार अधिकार प्राप्ति की इच्छा ही मूल प्रवृत्ति है। एडलर की इस धारणा को व्यक्तिक मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। अब आगे आपको हम कॉलिन हॉर्नी के विचार के बारे में बताएंगे। असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में कॉर्ने हारी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी अवधि रही है 1885 से 1952 के बीच। प्रारंभ में लगभग 15 वर्षों तक फ्रायड की विधियों द्वारा रोगियों की चिकित्सा करने के बाद उन्होंने बताया कि फ्रायड की विधियां दोषपूर्ण हैं। उसने फ्रायड के योगदान का तिरस्कार नहीं किया, परंतु उनमें जो त्रुटियां थी उन पर विद्वानों के ध्यान को आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि फ्रायड के विचार मूल प्रवृत्तियों तथा वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित हैं। अतः उन्होंने कहा कि इन तत्वों के महत्व को कम किया जाए और उसके स्थान पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दिया जाए। अब अगला मनोवैज्ञानिक है एरिक फॉर्म। इन्होंने भी साइकोजेनिक अप्रोच के बारे में अपना विचार दिया है। एरिक फॉर्म
1900 ने भी अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में जैविक तत्वों के स्थान पर सामाजिक तत्वों पर अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की प्रवृत्तियों, रुचियों अथवा अरुचियों की उत्पत्ति एवं विकास सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। फ्रॉम प्रेरणाओं को फ्रायड की तरह मौलिक रूप के मूल्य इंस्टिंक्टिव नहीं मानता है, उसने इसे भी समाजीकरण की प्रक्रियाएं मानी है। उन्होंने अपना एक सोशल फिलॉसफी को जन्म दिया है। उन्होंने इस सामाजिक दर्शन का वर्णन अपनी पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में किया है। उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि मनुष्य को अति सुंदर एवं अति कुरूप प्रवृत्तियां भी निश्चित एवं जैविक मानव स्वभाव का एक अंश मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया का फल है जो मानव को पैदा करता है। मानव स्वभाव, उसका आवेग और चिंता सभी संस्कृति की देन है। आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।